एक लंबे समय से प्रतिकूल लहरों के प्रभाव में हूँ। इस पंक्ति के साथ शुरू होती है पूनम सिंह जी की शीर्षक कविता रेजानी पानी संग्रह की शीर्षक कविता। और प्रतिकूल समय, प्रतिकूल लहरों सबका बेहद मैं कहूँ कि सशक्त वर्णन करती है। रेजानी पानी संग्रह की कुछ कविताओं का मैंने आपके साथ पाठ किया है, थोड़ी सी टिप्पणी के साथ। बहुत ही बढ़िया संग्रह है। पूनम जी की कलम का मूल स्वर प्रगतिशील है, प्रगतिवादी है, आधुनिकतावादी है, बेहद क्रांतिकारी होने की हद तक। और जितनी रूढ़ियाँ हैं उन पर सवाल उठाती उनकी रचनाएं होती हैं। जो यथास्थिति है उस पर तंज कसती उनकी रचनाएं होती हैं। उनका नया संग्रह लोकतंत्र के उजाड़ में नहीं, उजाड़ लोकतंत्र में। लोकतंत्र के उजाड़ में अलग बात है, लेकिन स्थिति वो भी है। उजाड़ लोकतंत्र में एक ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक जो चेतना है वो उस जनता तक नहीं पहुंच पा रही जो या तो धर्म के कारण या किसी और कारण सही सोच नहीं पा रहा, शायद सही निर्णय नहीं ले पा रहा। क्या वोट खरीदे जा रहे हैं, मैं नहीं जानती कि इतने सीधे तरीके से इसमें ये सवाल उठाए गए हैं या नहीं, लेकिन यह संग्रह बहुत चर्चित हो रहा है। फ़िलहाल इस संग्रह की बहुत बधाई और शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करती हूँ। इसमें रोम शर्मिला पर कविता है, जो इतने सालों तक उपवास करके इलेक्शन हार गई, अभी जब मणिपुर जल रहा है और लगातार उस पर दोनों पक्षों से वाद प्रतिवाद चल रहा है। मैं समझ नहीं पाती कि कुकी लोग अमित शाह के घर के आगे, होम मिनिस्टर के घर के आगे ये कहते हुए धरना दे रहे हैं कि केवल आप हमें बचा सकते हैं। यह कितना दुखद है किसी देश, किसी लोकतंत्र के लिए कि वह उबर न पाए अपनी प्रांतीय चेतनाओं से, अपनी जातीय चेतनाओं से, अपनी धर्मगत अस्मिताओं से, अपने लैंगिक विवादों से। और क्या स्त्रियां अपने लैंगिक परिचय को ठीक से समझकर उसका उपयोग कर रही हैं। इन तमाम सवालों को उनकी रचनाओं ने, पूनम सिंह की रचनाओं ने समय समय पर जगह जगह उठाया है। इसमें भी उठाया ही होगा। इसकी दो रूमानी कविताएं भी मैंने पढ़ी हैं। पूनम सिंह अभी सेवानिवृत्त हुई हैं और ऐसे में उनकी एक कविता एकांत को पढ़ना मेरे लिए इसलिए बहुत सुखद था क्योंकि मैं उनके कार्यकाल का पूरा इतिहास जानती हूँ। उनसे मेरी घरेलू मित्रता है। मैं इसलिए उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वे एक बहुत सशक्त और अच्छी रचनाकार है, इसलिए। और घरेलू मित्रता का पूरा हवाला देने से मैं बचूंगी। घरेलू मित्रता इस हद तक है कि हम लोगों का कार्य क्षेत्र बहुत बार इधर उधर मिला, उनसे मुझे प्रोत्साहन भी मिला है, उनसे मेरी कभी नाराज़गियाँ भी रही हैं, उनसे मेरे अनंत सवाल हैं। तो उनकी कहानियाँ, कई कहानियाँ मैंने आपके साथ पढ़कर भी साझा की हैं, जैसे कि अंतिम किस, जैसे कि एक कहानी एक स्त्री के बारे में जो बूढ़ी है, अकेली है, किस तरह बेटों के बीच इधर से उधर भटकाई जा रही है। देखिए, यह एक बहुत कॉमन थीम है, लेकिन एक कॉमन थीम का एक कहानीकार ट्रीटमेंट कैसे करता है, उसका शिल्प कैसा है, उसकी शैली कैसी है, उस पात्र से उसकी अपनी क्या संवेदना बनती है, उसका क्या रिश्ता बनता है एक ऐसे पात्र से, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए एक बहुत युवा कहानीकार बुढ़ापे के सवाल को जैसे लिखता है,
एक सीनियर कहानीकार उस सवाल को, उस कहानी को बिल्कुल अलग अंदाज में लिखता है। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है बातें ध्यान में रखना किसी भी कहानी की विवेचना के समय। लेकिन मैं अंतिम किस्त या आखिरी किस्त की इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि पूनम सिंह के पास गांव की वह समृद्धि है। शायद उनका बचपन गांव में बीता है। अभी हाल तक मेरी जब उनसे बात होती थी इस तरह की तो वो बताती थी कि कैसे उन्हें फिर गांव भी जाना है इत्यादि इत्यादि। गांव से जुड़ाव हमारी शहरी सभ्यता का एक बहुत समृद्ध पहलू है और ऐसा होने से हम उन जातीय समीकरणों को उन आर्थिक समीकरणों से जोड़कर समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रहे हैं अतीत में। बहुत हद तक ये समीकरण अब टूट भी रहे हैं आरक्षण के बाद। अब जो तथाकथित दलित लोग हैं उनमें से कई बिल्कुल दलित नहीं हैं, वे बहुत वेल प्लेस्ड हैं। उनको आरक्षण के ही कारण नहीं, अनेकों कारणों से उनके पास प्रतिभा है, उन्होंने मेहनत की है। और जाति, जैसा कि वेदों ने कहा था कि मनुष्य की बनाई कर्म से बनी हुई चीज़ है, वो रूढ़ हो गई। वैसे ही कितनी चीज़ें रूढ़ हो गई, जैसे स्त्री के संबंध में, स्त्री की आज़ादी के संबंध में। तो इन बातों को समझते हुए पूनम सिंह की कहानी जब एक स्त्री के दर्द को बयान करती है या अंतिम किश्त में ज़मीन की जो ज़मींदारी है या जो ज़मींदारों का दबदबा है गांव के दूसरे लोगों पर, उसका जो वर्णन है वह रोंगटे खड़े करने वाला है। आप उस कहानी को पढ़ते चले जाएंगे, आपकी आवाज़ टूटेगी, आपका मन भीगेगा, सब कुछ होगा। इसी तरह से उनकी कई कहानियां हैं और बहुत से थीम्स को लेकर उन्होंने लिखा है। लेकिन अब सवालों की बात में एक रचनाकार से सवाल भी बनते हैं, कभी उनका साक्षात्कार भी होगा। लेकिन कुछ सवाल और भी खड़े होते हैं, जैसे इतनी सारी अच्छी बात कहने के बाद एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी एक बहुत चर्चित हुई कहानी, इन कहानियों पर बहुत ज़्यादा नज़र उनकी नहीं गई है आलोचकों की। लेकिन हाल फिलहाल में 2 नए थीम्स को उन्होंने उठाया। खरपतवार, जो नाटक कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की कहानी थी, उनके सपनों की दुनिया की कहानी थी। नाटक का जो अभिनेता ही नहीं निर्देशक है, उसके नाटक को लेके क्या सपने हैं, शायद वो उन्हीं गांव में जाकर जागरण करना चाहता है लोगों का जो शायद अपने हक नहीं मांग रहे। शायद उन्हें वोटों से खरीद लिया जाता है, कुछ बदले में फ्री बीज देकर, पता नहीं क्या देकर। लेकिन सवाल ये है, ये कहने के बाद खालीपन मैं तब महसूस करती हूँ कि बात सिर्फ फ्री बीज से ख़रीद लेने की, मंदिर के निर्माण की, गाय की लिंग के नाम पर किसी आदमी की हत्या की, लिंचिंग की, हिंसा की नहीं। बात ये है कि वोट के नाम पर उनको ख़रीद लिया जाता है। वो एक वोट देने के अलावा और क्या कर पाते हैं? ना अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। बहरहाल ये सारे प्रगतिशील, प्रगतिवादी सवाल पूनम जी की कविताओं में मौजूद हैं। व्यवस्था ने किस तरह लोगों को ठगा है, सत्ता दर सत्ता ठगा है। ऐसे में उनकी इन 2 कहानियों की चर्चा करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से एक कहानी में, खरपतवार तो चलिए बढ़िया है, मतलब उस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इस तरह से उद्वेलित करे कि मुझे उस कहानी के विपक्ष में कुछ कहना पड़े। मतलब वो एक अच्छी, बहुत लोक कलाकारों के जीवन में उतरती हुई अच्छी कहानी है। उनकी एक दूसरी कहानी है, न धुआं है न शोला, और मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी और इस कहानी पर उन्हें सबसे ज़्यादा तारीफ़ मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। तो तारीफ़ के लिए तो बधाई है, लेकिन मैं क्यों विचलित हूँ ये मैं साझा करना चाहती हूँ। इस कहानी में, ये कहानी दोस्तों एसिड अटैक पे है।
मुझे ये मतलब एसिड अटैक जो है बिल्कुल उसकी बात करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है ये सवाल उठाना कि अगर एसिड बैन है तो मिलता कैसे है, सॉरी मैं आई एम ओवरवेल्म, वो बिकता क्यों है, लड़कियों के साथ ऐसा क्यों है, इससे ख़राब और क्या होगा, इतने बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, क्या नहीं है, तो ये होता क्यों है। बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाली बात है मेरे लिए, मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं भावनात्मक होकर कह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस कहानी में एक यूनिवर्सिटी के परिसर का चित्रण है। कहानी तो कहानी होती है, उसका यथार्थ से इतना ही नाता होता है कि यथार्थ में अगर ऐसा कुछ हुआ है बहुत भयानक, तो कहानी का अंत, उसका आरंभ, उसका प्रस्थान बिंदु, उसका क्लाइमैक्स, ये सब मैं उतना टेक्निकली वो नहीं हूँ कि उसमें कैसे कैसे क्या उसका प्रस्थान बिंदु है, कहाँ उसका एग्जैक्टली क्लाइमैक्स है, क्या है, कैसे है, एंटी क्लाइमैक्स है, टेक्निकली मैं आलोचक नहीं हूँ। तो वो सब जो है वो आपकी बाहर की दुनिया से कैसे मिलता है, मतलब बाहर की दुनिया में जो ऐसा कुछ घटा है, अगर आपकी कहानी उससे भी बदतर कोई घटना दिखा रही है, तो कथाकार को क्या सचेत नहीं होना चाहिए कि ऐसा संभव है, जो हुआ उससे भी बदतर हो सकता है। ये कावियत है एक्सक्यूज मी, मुझसे बहुत सीनियर है, मेरी बॉस भी रह चुकी हैं, मुझे उन्होंने पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए मैम के बारे में कुछ दो चार बातें, और क्योंकि इस कहानी को बहुत पसंद किया गया, तो इस परिसर जिसका चित्रण है बहुत जीवंत एक ऐसा परिसर जहाँ एक लड़की, वो इतनी मतलब टॉम बॉय टाइप की है एकदम, कि उसे जब लड़कियों के वो मतलब खैनी, मैं भी जो खांस गई इसका कारण है सुपारी, मैंने छोड़ा था और दोबारा मुझे इतना परेशान किया गया है कि मुझे सुपारी चबानी पड़ी है, एक दिन मैं छोड़ूंगी ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो परिसर है और इसकी जो ये टॉम बॉय नायिका है जिसका नाम है मीनल, जो बहुत अव्वल है पढ़ने में, वो शायद खैनी खाती है, उसकी आदतें लड़कों जैसी इतनी बिंदास हैं, वो लड़कियों की तरह अपने कपड़े तहा कर नहीं रखती, वो इधर उधर, इस तरह के हॉस्टल के वर्णन से वो कहानी शुरू होती है। लड़कियां उसकी रूममेट्स उसके साथ रहने से इनकार करती हैं, वो लड़कों के हॉस्टल में अपनी जगह मांगती है, इस तरह का उसका एक बहुत ही खुला हुआ टॉम बॉय व्यक्तित्व है। टॉम बॉय के लिए मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, इसे एक विदेशज शब्द मांगते। वो लड़की अपने प्रोफेसर से खुलकर बहस करती है, उसे कोई रोकने नहीं आता, प्रोफेसर से उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके साथ का पूरा रिश्ता बयान है, उस लड़की का प्रेमी भी उसके बाकी के व्यक्तित्व से मेल खाता हुआ, उस पूरी प्रगतिशीलता के साथ मैच करता हुआ दलित लड़का है, अच्छा है पढ़ने में, सब कुछ है। ये नहीं दिखाया गया है कि क्या वो आरक्षण लेकर कॉलेज में आया है या दलित होने के बावजूद मेरिट से आया है। एक सवर्ण लड़का जो कि सवर्ण ही नहीं, संघी भी है, उस पर डोरे डालता है, उस प्रेम को ये इनकार करती है, उस प्रेम को ठुकराती है, उस प्रेम से ये इनकार करती है। शिल्प बहुत सुंदर है, कहानी का चित्रण बहुत जीवंत है, लाइब्रेरी के दृश्य से लेकर परिसर, हॉस्टल, लड़की, मिजाज, तेवर, सब बहुत सुंदर है। होता ये है अंत में कि अगर इन्होंने ये दिखाया होता कि वैलेंटाइंस डे के दिन कॉलेज में रथ यात्रा पहुंचती है और लड़कियां पिट जाती हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि उस लड़की पे एसिड अटैक हो गया और इससे मुझे परेशानी, क्योंकि परिसर में इस तरह का मैंने आज तक सुना नहीं है, और अगर ऐसा आगे हुआ, हो सकता है कि कहीं हो और मुझे पता नहीं, लेकिन ये आम तौर पे क्या है, लड़कियां पिट जरूर जाती हैं।
तो अभी JNU, मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे सामने JNU आया। JNU की लड़कियों का संघी विवादों में घिरा होना कोई नई बात नहीं है। JNU पर बहुत ख़तरनाक, बहुत निंदनीय, बहुत ख़राब हमले हुए संघ के लड़कों के द्वारा, और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो उन संघियों ने किया उससे ज़्यादा उन्हें मतलब उससे ज़्यादा आतताई उन्हें बना देना लड़कियों के लिए ख़तरनाक है और उनके लिए भी। संघियों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, उन लोगों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने JNU पे हमला किया। लेकिन जिन्होंने JNU पे हमला किया उनके हाथों में एक ऐसा हथियार थमा देना जो उस हमले से ज़्यादा घातक है, मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक है। तो दोस्तों, मैंने JNU से पढ़ाई नहीं की, मैंने DU से ग्रेजुएशन किया, फिर मैं इधर उधर गई, सिम्बायोसिस से पोस्ट ग्रेड किया, मतलब PG डिप्लोमा जर्नलिज्म कम्युनिकेशन फिल्म क्रिटिकिंग, और मेरी दिली तमन्ना है कि फ़िल्मों का भी रिव्यू करूँगी। तो हमने भी मतलब मेरी टीचर्स गवाह हैं, 2-3 धरने, 2-3 रैलियाँ इंद्रप्रस्थ से निकाली थी। एक बार हमने पानी के लिए भी पूरी हॉस्टल की लड़कियों ने बाल्टी बजाते हुए प्रोटेस्ट किया था और हम पर टीयर गैस छोड़ी गई थी और हम भागी थी अपने। तो ये छात्र आंदोलन का एक जोश था, सबने किया होगा। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी गुरु की कहानी की समीक्षा कर रही हूँ, तो उन्होंने भी किया होगा। उन्होंने शोध किया है अरे मैं कैसे भूल जाती हूँ कांता भारती जी के पति का नाम, रेत की मछली जिनका उपन्यास है, धर्मवीर पुष्पा भारती जी के पति का नाम। तो रेत की मछली के बारे में भी मैं जानती हूँ। तो धर्मवीर भारती जी की मुनादी कविता को हम सब याद करते हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति के अनेक पहलू होते हैं, हम सब जानते हैं। तो फ़िलहाल बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी दृष्टि में इस कहानी में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि यह यथार्थ से जिस तरह संवाद करती है वह बहुत ख़तरनाक है। मुझे ये कहना ज़रूरी लगा है। इस कहानी को बहुत पसंद किया गया है अनेकों जगहों पर, और इस कहानी में सब कुछ बहुत अच्छा है सिवाय उसके अंत के। अगर सिर्फ ये होता कि उस लड़की को लाठियों से पीटा गया और उसका सर धुना गया, JNU की लड़कियों को पीटा गया, लेकिन इस तरह से नहीं कि बहुत ज़्यादा हानि हो। प्लीज़ कृपा करके, कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि मैं संघियों की ज़रा भी हिमायत नहीं कर रही, ज़रा भी उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम अगर उन्हें उनके हाथ में और ख़तरनाक हथियार थमा दें तो ये ख़तरनाक हो सकता है, जैसे अमेरिकी कैंपस में शूटिंग होती है ना। तो उस शूटिंग को भी अगर मैं एसिड अटैक में किसी कहानी में बदल दूँ तो मुझे लगता है कि वो भी ख़तरनाक होगा। तो कहानीकार के पास फ़िक्शन नाम की, कल्पना नाम की, ऑटो फिक्शन नाम की एक अद्भुत चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल उसे बहुत ज़िम्मेदाराना ढंग से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा न करना कहीं ना कहीं अपने समय के साथ खिलवाड़ करना है। तो ये बात एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सारे कथाकारों के लिए है। दिलचस्प होने की कोशिश में भी कई बार हम ऐसा कर देते हैं। हो सकता है कि मुझसे भी गलतियां हुई हों, मुझे भी बहुत खींचा गया है कि आपकी तो फलां कहानी समझ नहीं आई, जबकि मुझे आज तक उसमें समझ नहीं आया कि नहीं समझ आने वाला क्या था। बहरहाल, तो आलोचना और तारीफ़ के इस दौर में
मुझे लगता है कि हमारा मुख्य सरोकार ये होना चाहिए कहानी का कि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें, और ज़रूर करें। और ज़्यादातर तब कहानियाँ यही करती हैं, पूनम जी की कहानियाँ भी यही करती हैं। कष्ट दिखाने का मतलब भी यही होता है कि हम, जैसे अंतिम किस्त में जो कष्ट दिखाया गया है, उसका मतलब भी यही है कि हम इन कष्टों को झेलने के लिए क्यों बाध्य रहें। ये सवाल भी उठेगा हमारे अतीत से, और मेरा विषय तो इतिहास है, तो अतीत से ही संवाद करना, अतीत जीवी होना कुछ हद तक मेरी आदत है। तो बहुत ज़रूरी है ये इस पर बहुत गहरा मंथन कि जो लिखा जा रहा है उसका यथार्थ से क्या नाता है, व्यक्ति की ज़िंदगी से ठीक ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक खांचा मैंने खींचा है, एक मेरी कहानी है। बड़े नक्शे में एक बड़ा शहर, छोटा शहर, जो बिहार के एक छोटे शहर के एक प्रांगण का वर्णन करती है, जो हरा है, भरा है। आसपास के घरों के बीच शायद वही एक लंबी चौड़ी सरकारी जगह है जहाँ कुछ एक पक्षी देखने की संभावना है, और एक लड़की जो कौन है, क्या उसका परिवार है, कुछ नहीं बताया गया है। बार बार वहाँ रहने वाले कर्मचारियों के साथ जा कर उन पक्षियों को देखती है। तो ये कहानी आप कह सकते हैं कुछ हद तक मोहन राकेश की नए बादल से प्रभावित नई कहानी, जिसमें हर चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया है इस तरह कि वो लड़की कौन है, क्योंकि उसके बिना एक पूरा घटनाक्रम बनता है, वो पूरे परिवेश की कहानी है। लेकिन अगर कहानी घटनाक्रम घटना प्रधान हो कि लड़की इसी बीच एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करती है, तब मुझे शायद बताना पड़ेगा कि लड़की की पिछली ज़िंदगी ये थी और लड़की की अगली ज़िंदगी ये है। तो बहरहाल, तो उसमें शायद इस सवाल की तलाश कि वो लड़की कौन है वाजिब नहीं। उस बस कहानी केवल पर्यावरण के मुद्दों से जूझती हुई कहानी है, जिसका प्रतिफल हम रोज़ सुनते हैं खबरों में, मंदिरों के झुकने का, पहाड़ों के दरकने का, जोशीमठ जैसी खबरें, बाढ़ जैसी खबरें, सूखे जैसी खबरें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी कहानी के संबंध में जो मैं साझा करना चाहती थी। पूनम जी के इस संग्रह, यह भी एक नया संग्रह है, और इसमें वह कहानी है। उस कहानी पर जो मैं कहना चाहती थी, मैंने कहा इस संग्रह की और कहानियाँ टिप्पणी के साथ आपके साथ आगे साझा करूँगी। बहुत बढ़िया संग्रह है, जैसे कि मैंने कहा कि उनके पास पहले से ही बड़ी समृद्ध कलम है उनकी कहानियों में। जैसे इसमें कहानी है चंपारण वाली गाढ़ी चाय, जिसमें भी बुढ़ापे का वर्णन है। बच्चे सब सेटल हो गए हैं, दो बूढ़े लोग सालों बाद मिलते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बच्चों के चले जाने के बाद किस किस्म का अंधेरा, किस किस्म की चुप्पी, किस किस्म की खामोशी, किस किस्म की मतलब किस किस्म की निजता बचती है उनके पास, है ना। हम हमेशा अपने अगली बाद की पीढ़ी, मतलब पहले की पीढ़ी को ये कहते हैं कि वो हमारी निजता में सवाल करते हैं, निजता में सवाल करते हैं, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि हमें उनका निजी जीवन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको और कहानियों में हल किया जाएगा। बहरहाल इस कहानी में वो नहीं है। इस कहानी में मित्रता की बात है, बूढ़ों के अकेलेपन की बात है, किस किस्म का एकांत उनके पास है। तो उनकी कहानियाँ होती हैं बहुलार्थी, अनेकों परतों की बनी हुई। और एक बार फिर उनको इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं तो एक नौसिखिया आलोचक हूँ, है ना। लाइक और सब्सक्राइब।